नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, आपका अपना देसी लोन एडवाइजर चैनल से। तो मित्रों, ये वीडियो होने वाला है एसबीआई होम लोन डिसबर्समेंट के बारे में कि जो भी लोग अपना होम लोन लेते हैं या मान लीजिए होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कराते हैं या एसबीआई होम लोन का कोई अदर प्रोडक्ट भी अगर लेते हैं तो किस प्रकार आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन की, डिसबर्समेंट की प्रिपरेंस करनी है, तैयारी करनी है, सो दैट आपका वन शॉट में सारी चीज़ें पूरी हो जाएं और आप जल्दी से जल्दी अपना जो लोन है वो अवेल कर पाएँ, डिसबर्समेंट करा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आपको मिलता है बैंक द्वारा आपका सैंक्शन लेटर। जब भी आपका होम लोन सैंक्शन होगा तो आपको बैंक द्वारा एक ईमेल के माध्यम से या फिर आपने जिनके द्वारा लोन कराया है, मान लीजिए ब्रांच के द्वारा कराया है या आपने होम लोन काउंसलर के द्वारा कराया है, तो आपको व्हाट्सअप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाती है कि आपका होम लोन सैंक्शन हो गया है या जिस भी प्रोडक्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वो आपका सैंक्शन हो गया है और आपको आप जो है फर्दर जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए आना है स्टेट बैंक की ब्रांच में। तो मित्रों, जनरली जो होम लोन प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनके जो लोन एग्रीमेंट साइन होते हैं वो स्टेट बैंक के डेडिकेटेड सेंटर बने हुए हैं जो कि सारे सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ के अंदर होते हैं। मेट्रो सिटीज़ में उनका नाम है होम लोन सेंटर के नाम से, जो कि पहले आरएसीपीसी के नाम से हुआ करता था। बैंक ने अभी रिसेंटली उसका नाम चेंज करके होम लोन सेंटर रख दिया है। और जो मान लीजिए थोड़े छोटे शहर हैं वहाँ पर आरएसीसी के नाम से होते हैं, और जो और छोटे शहर हैं या जो कस्बे गांव वगैरह हैं वहाँ आपका डॉक्यूमेंट ब्रांच में ही साइन होता है। लोन एग्रीमेंट जो होता है ब्रांच में ही साइन होता है, वहीं पर एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए, जैसे ही आपको सैंक्शन लेटर प्राप्त होता है आपको ये जानकारी दे दी जाती है कि आपका इतना लोन सैंक्शन हो गया है, इतने टेन्योर के लिए हुआ है और आपको जो है लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके बारे में मैं आपको दूंगा पूरी जानकारी। जनरली क्या है, डिपेंड करेगा कि आपने क्या प्रोडक्ट अवेल किया है स्टेट बैंक होम लोन प्रोडक्ट के माध्यम से। सपोज आपने होम लोन लिया है या होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कराया है या कंस्ट्रक्शन लोन है, जो भी तरह का लोन है उसके रिगार्डिंग आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड करा दी जाती है, जो चेकलिस्ट में आगे आपको भी बताऊंगा। अभी वो चेकलिस्ट आपको प्रिपेयर करके आपको अपने होम लोन सेंटर पर जाना होता है। होम लोन सेंटर का एड्रेस आपको मिल जाता है मेल के माध्यम से, या जिनसे भी आपने अपना लोन कराया है वो आपको एड्रेस और लोकेशन सेंड कर देते हैं। और मित्रों, जब भी आप अपने होम लोन के लिए जाएंगे डिसबर्समेंट के लिए तो कृपया थोड़ा टाइम निकाल के जाइएगा। तकरीबन 1.5 से 2-2.5 घंटे का प्रोसेस होता है, काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है और डिपेंड करता है कई बार कि कुछ अगर आपकी क्वेरीज है तो ऑफिसर अगर क्वेरी रिजॉल्व करेगा तो उसमें भी टाइम लगता है। तो डिपेंड करता है कि आपका मतलब बेसिकली सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ तक आता है, क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो इसलिए जब भी आप जाएँ अपॉइंटमेंट लेकर ही जाएं लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए, और साथ ही थोड़ा टाइम निकाल के जाएं सो दैट कि आपका 1.5 से 2 घंटा एटलीस्ट ज़रूर लेके जाएं, जिससे कि सारी चीज़ें आप सही से समझ पाएं। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों इसमें दस्तावेज होते हैं जो आपसे सिग्नेचर कराए जाते हैं, काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं, तो वो सारी चीज़ें समझने में और समझाने में थोड़ा समय लगता है। तो जब भी आप जाएँ कृपया अपॉइंटमेंट लेकर जाएँ और थोड़ा टाइम निकाल कर जाएँ मित्रों। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप अपना होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र कराते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अदर किसी बैंक से, तो उस वक्त आपको जब आप डिसबर्समेंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन साइन करने जाते हैं बैंक में तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा पूरा, आपको एक एक करके, सो दैट कि आप जब भी जाएं तो आप अपनी पूरी प्रेफरेंस के साथ जाएं और कोई चीज़ आपसे रह ना जाए या भूल ना जाए, सो दैट जो आपका डिसबर्समेंट प्रोसेस है वो और स्मूथ हो पाए और अच्छे से हो पाए। तो दोस्तों, बैलेंस ट्रांसफ़र के केस में आपको लेकर जाना होता है एक तो एलओडी और एक फोरक्लोजर लेटर। एलओडी होता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि आपके बैंक के द्वारा आपको दिया जाता है कि आपके ओरिजिनल क्या क्या पेपर जो हैं आपके एग्जिस्टिंग बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिटेड हैं, उसको एलओडी बोलते हैं। और फोरक्लोजर लेटर दोस्तों क्या होता है कि जो आपका टोटल अब तक का जो एज ऑफ नाउ जो भी बैलेंस अमाउंट है वो उस फोरक्लोजर के अंदर मेंशन होता है और उसके अंदर कुछ चीज़ें और भी मेंशन होती हैं। और फोरक्लोजर लेटर बैलेंस ट्रांसफ़र के केस में बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास होना अनिवार्य है। अदरवाइज़ क्या है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या कुछ आपको नुकसान हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले समझते हैं फोरक्लोजर लेटर में क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं। तो देखिए, पहले तो क्या होता है, जो आपका फोरक्लोजर लेटर है उसके अंदर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग लिखा होता है और आपके फोरक्लोजर लेटर में एक डेट भी लिखी होती है कि इतनी तारीख तक का उन्होंने कैलकुलेशन करके दिया है। और उसके बाद जितने दिन भी आप मतलब मान लीजिए 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद जब भी पैसा जमा करेंगे अपने एग्जिस्टिंग बैंक में तो उसका पर डे का इंटरेस्ट भी उन्होंने कैलकुलेट करके दिया होता है, तो वो भी उसके अंदर मेंशन होता है। और तीसरी एक चीज़ कि ये जो फोरक्लोजर का जो डेट है वो डेट भी जनरली आपको उसके अंदर लिखी हुई होती है, जो कि 25 तारीख, लगभग सारे बैंकों में 25 तारीख है कि 25 तारीख के बाद वो आपसे पेमेंट नहीं लेते हैं, डीडी वगैरह या जो भी पे ऑर्डर वगैरह वो नहीं लेते हैं। और कुछ बैंक फिर 1 तारीख को लेते हैं और कुछ शायद 4-5 तारीख के बाद लेते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपके उसमें डेट लिखी हुई है
ऐसे बैंक से आप करा रहे हैं कि फोरक्लोजर में उन्होंने डेट लिखी हुई है और उस डेट के अंदर अंदर ही आपको जमा करना है डीडी। अगर आप अपना डीडी 25 तारीख के बाद जमा कराने जाएंगे तो जनरली वो डीडी आपसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ऐसे में क्या होता है, आपका इंटरेस्ट इधर भी चालू हो गया और उधर भी चालू हो गया। तो मित्रों, ये 3 चीज़ें मोटा मोटा आपके फोरक्लोजर में लिखी हुई होती है, और एक गलती ना करें जो कि जनरली मैंने देखा है लोगों से हो जाती है अनजाने में। आपने फोरक्लोजर लिया जब आपने लोन अप्लाई किया था स्टेट बैंक में, आपका लोन होने में मान लीजिए 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, या कई बार ज़्यादा समय भी लग जाता है। डिपेंड करता है कि बैंक ने क्या आपसे डॉक्यूमेंट्स और मांगे हैं, और वो डॉक्यूमेंट मान लीजिए अगर पेंडिंग है और वो थोड़े दिन बाद आपने दिए, तो कई बार क्या होता है जो आपका फोरक्लोजर लेटर है उसकी डेट निकल जाती है, एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, उसी फोरक्लोजर अमाउंट का कैलकुलेशन मैनुअली करके डीडी बनवा लेते हैं, और या फिर जो आप जिनसे लोन कराते हैं वो भी आपसे कहते हैं कि बनवा लीजिए। बट दोस्तों, वो डीडी आपका जमा नहीं होगा जब तक कि दोबारा फोरक्लोजर आप नहीं लेते हैं। और ऐसे में क्या होता है, आपका यहाँ भी इंटरेस्ट चालू हो गया और वहाँ भी चालू हो गया। तो ये गलती ना करें, चीज़ों को समझ के करें। लोन तो आपका डिस्बर्स हो गई जब आपका सेंक्शन हो गया है, तो आप उनको ही बोलें कि सर मुझे दोबारा अप्लाई किया है, आने दीजिए, तब हम डिस्बर्स कराएंगे, सो दैट कि आपके 2 जगह चार्जेस ना लगे। तो मित्रों, बैलेंस ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट में आपको एलओडी चाहिए, फोरक्लोजर लेटर चाहिए, इनकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए। अगर ओरिजिनल कॉपी आपके पास नहीं है और आपके पास वो मेल के माध्यम से आया हुआ है, तो उस मेल को आप बैंक की मेल पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रॉपर सोर्स के साथ, जिसमें कि ये दिखना चाहिए कि आपको फला बैंक से आया है और आपने फॉरवर्ड किया है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको 4 चेक लेकर आने होते हैं, सैलरी अकाउंट के या सेविंग अकाउंट के, जिस भी बैंक से आप अपना ईएमआई देना चाहते हैं। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी कस्टमर्स अपना होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र स्टेट बैंक में कराते हैं, तो बेसिकली जो पेमेंट है पेमेंट आपको डीडी दे दिया जाता है, आपके मतलब अपफ्रंट आपको दे दिया जाता है, और आपको जाकर अपने बैंक में जमा करना होता है, एग्जिस्टिंग बैंक में। तो जब भी आप वहाँ डीडी जमा करें तो उसकी रिसीविंग ज़रूर लें, और जब भी वो पैसा आपका जब चला जाता है आपके एग्जिस्टिंग बैंक को, तो उस बैंक से अपने एनओसी और ओरिजिनल पेपर जो हैं वो आपको खुद रिसीव करने होते हैं, और रिसीव करके स्टेट बैंक की ब्रांच में आपको जमा कराने होते हैं, होम लोन सेंटर में, जहाँ से आपने लोन डिसबर्स कराया है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप कहेंगे तो ऑफिसर अलाइन कर दिया जाता है आपका जो पेमेंट है उसको डिपॉजिट कराने के लिए आपके एग्जिस्टिंग बैंक में। कहीं कहीं पर दोस्तों ऐसा भी होता है कि ये चीज़ आप ज़रूर पूछ लें अपने एग्जिस्टिंग बैंक से कि वो लोग पेपर आपको नहीं देते हैं, और वो कहते हैं कि बैंक का बंदा आएगा या बैंक का ऑफिसर आएगा उसको ही देंगे। तो ऐसे में आप बता सकते हैं दोस्तों, जहाँ से भी आप लोन करा रहे हैं, तो वहाँ से कोई ना कोई ऑफिसर अरेंज कर दिया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट को रिसीव करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए, जो कि आपका बैलेंस ट्रांसफ़र में आपको रिक्वायर्ड होते हैं। और इसके अलावा फीस एंड चार्जेस की बात करेंगे, जो कि अभी मैं आपको आगे सेशन में पूरा बताऊंगा। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं कुछ चार्जेस के बारे में, कि जब भी आप अपना लोन एग्रीमेंट साइन करने जाएंगे तो क्या क्या चार्जेस आपको पे करने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें कुछ स्टैम्प पेपर्स यूज़ होते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से इनके जो चार्जेस हैं हर स्टेट में अलग अलग है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली, गुड़गांव वगैरह की, तो वहाँ पर आपको तकरीबन 700-800 रुपये के स्टैम्प पेपर लगते हैं, जो कि आपको वहीं अरेंज करा दिए जाते हैं जिस भी जगह पे आप लोन सेंटर पर साइन करने जा रहे हैं, या फिर जो आपको मेल आता है उसमें इन्फॉर्मेशन दी होती है कि कौन कौन से स्टैम्प पेपर लेकर आने हैं और कौन कौन से एफिडेविट या आई बॉन्ड्स वगैरह लेकर आने होते हैं। तो वो चीज़ें क्या है कि आपने जिनके द्वारा लोन कराया, आप उनसे अगर बात करेंगे तो वो आपको वहीं अरेंज करा देंगे लोन एग्रीमेंट, जहाँ पर साइन होना है लोन सेंटर पर ही। इसके अलावा देखिए, उसमें लगता है कुछ आपका सरसाई एक होता है, जो बेसिकली सेंट्रल रजिस्ट्री एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, 118 रुपये आपके सरसाई के लगते हैं। इसके अलावा 2 तरह के चार्जेस और होते हैं। एक होता है एसबीआई लाइफ का एक प्रोडक्ट है, जो कि लोन इंश्योरेंस एसबीआई ऋण रक्षा के नाम से होता है। वो जो प्रोडक्ट है बेसिकली आपको इंश्योर करने के लिए होता है, बेसिकली जो लोन की लाइबिलिटी है आपकी फैमिली पे पास ऑन ना हो, तो इसलिए वो प्रोडक्ट जो है वो एडवाइजेबल है, मैंडेटरी नहीं है। कोई अगर आपको मैंडेटरी बोलता है तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजेबल है, मगर लेना चाहिए। अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि जो आपकी लाइबिलिटी है वो आगे आपकी फैमिली पे पास ऑन ना हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट लेना चाहिए। अगर आपको एसबीआई ऋण रक्षा के बारे में और जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैंने लिंक लगा दिया है, आप देख सकते हैं पूरा वीडियो जाकर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसमें मैंने पूरी चीज़ें डिटेल में बताई हुई है। इसके अलावा एक और इंश्योरेंस होता है स्टेट बैंक में, जो कि होता है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो है बेसिकली वो मैंडेटरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अगर आप होम लोन लेते हैं तो वो बिल्कुल आपको मैंडेटरी है।
इसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगता है, ना ही किसी को आपने कोई चार्जेस देने हैं। स्टैम्प ड्यूटी जो परचेज होती है उसके चार्जेस आपको पे करने होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली गुड़गांव वगैरह में 600-700 रुपये में आते हैं, नोएडा में नियर अबाउट 1200-1300-1500 रुपये में आते हैं। यही चीज़ अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ 10,000 प्लस के आते हैं। सेम चीज़ अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ परसेंटेज हो गए 0.3%। अगर 1 करोड़ का लोन है तो 30,000 रुपये के आपके स्टैम्प पेपर आते हैं। तो इस तरीके से हर स्टेट में अलग अलग चार्जेस है, गवर्नमेंट के मॉर्गेज चार्जेस हैं। तो ये तो हो गए चार्ज। इसके अलावा मित्रों चार्जेस के अंदर आपका प्रोसेसिंग फ़ी है। प्रोसेसिंग फ़ी डिपेंड करता है कि किस समय आपने लोन अप्लाई किया है। जनरली जो स्टेट बैंक की प्रोसेसिंग फ़ी है 10,000 प्लस जीएसटी होती है, बट कई बार ऑफर के अंदर 50% वेव्ड होती है और कई बार 100% भी वेव्ड होती है। तो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट आपने क्या लिया है। ये मैं आपको होम लोन का बता रहा हूँ। अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका अलग है, उसका 1% प्लस जीएसटी होता है और मैक्सिमम 50,000 प्लस जीएसटी होता है। अभी राइट नाउ ये वीडियो मैं अक्टूबर में बना रहा हूँ, तो अभी उस पर 50% का वेवर चल रहा है प्रोसेसिंग फीस पे, लैप में भी और होम लोन में भी। तो फिलहाल अभी जो फीस चल रही है वो 5,900 रुपये चल रही है। बट जो फीस है टोटली डिपेंड करता है प्रोडक्ट के हिसाब से, स्कीम के हिसाब से, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो जो भी आपकी जिस समय आपने लोन लिया है जो एज एप्लीकेबल होगी वो आपसे चार्ज की जाती है। जनरली जिनके द्वारा आपने होम लोन अप्लाई किया है, कुछ लोग पहले ही आपसे प्रोसेसिंग फीस का चेक ले लेते हैं, और कुछ लोग ये होता है कि जब आप लोन एग्रीमेंट डिस्बर्समेंट पे जाएंगे तब भी आप दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब किस तरीके से आपने पहले दे दिया है। अगर पहले दे दिया है तो फिर दोबारा नहीं देना है, आपको बताना है कि हमने पहले दे दिया है, और नहीं दिया है तो फिर आपको देना होता है। और मित्रों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब आप अपना लोन एग्रीमेंट साइन करने जाते हैं तो जब आप अपना ईएमआई का जो फॉर्म है वो भरते हैं, जो कि आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस अगर एसबीआई से है आपका सेविंग खाता तो वहाँ से दे सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए अपने सैलरी अकाउंट से देना चाहते हैं। जनरली जो कस्टमर्स हैं इस पॉइंट को नोट नहीं करते और बाद में फिर प्रॉब्लम होती है। तो देखिए करना क्या है आपको, जब आप अपना ईएमआई का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ईएमआई का अमाउंट, टेन्योर और स्टार्टिंग डेट जब से स्टार्ट होगी फ्रॉम टू, कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए है, उसको डिटेल में भरें। और अगर हो सके तो उसका एक इमेज या एक फोटोकॉपी अपने पास रखें, सो दैट फर्दर कोई भी अगर समस्या आती है तो आप बता पाएँ कि जो मैंने ईएमआई इतना भरा था और इस मेरा डेट का ईएमआई था और मेरा ईएमआई नहीं कटा है, तो ये प्रॉब्लम की वजह से मेरे को जो भी मान लीजिए आपका इशू आने वाला है वो उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बेसिकली ईएमआई में प्रॉब्लम क्या आता है मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने स्टेट बैंक के माध्यम से दिया है तब तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक से ही पैसा आना और स्टेट बैंक के खाते में ही जाना है, तो वो इजीली मैनेज हो जाता है। अगर आपका मैंडेट किसी वजह से कम ज़्यादा भी है तो एक मेल के माध्यम से भी आप उसको रीसेट करा सकते हैं और डेट वगैरह अपने अकॉर्डिंग चेंज करा सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपका अदर बैंक से, आईसीआईसी बैंक से, एचडीएफसी बैंक से है, तो उस केस में क्या होता है, जो स्टेट बैंक है वो उनको भेजता है नैच फॉर्म, और नैच फॉर्म जब वो अप्रूव होकर आता है उसके बाद आपका ईएमआई शुरू होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कुछ कस्टमर्स का सिग्नेचर मिसमैच के कारण जो नैच है वो फेल हो जाता है, वो रिजेक्ट हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि ईएमआई का समय अगर जब तक आ गया है तो ईएमआई अगर आपके खाते में नहीं सर्व होगी तो होगा क्या कि आपके लोन में डीपीडी आनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपका सिविल भी इम्पैक्ट होता है, प्लस आपको मैसेजेस और कॉल आने शुरू हो जाएंगे कि आपका जो लोन खाता है इतने से ड्यू है या ओवर ड्यू है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ मित्रों मैं आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी बहुत सारे हमारे ऐसे अच्छे कस्टमर्स हैं जिनके सिविल में आज तक कोई भी डीपीडीज नहीं है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप इसको समझकर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर मान लीजिए आपका नैच मान लीजिए क्लियर नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो ऐसे में क्या करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो मित्रों ऐसे में आपको क्या करना है कि जिस भी डेट में आपकी ईएमआई ड्यू थी, जो भी डेट आपने नैच फॉर्म में भरी थी 5 तारीख 10 तारीख, उस डेट तक अगर आपका ईएमआई पहला नहीं कटा है तो अपने ईएमआई को वॉच करना है। जब भी लोन लिया अगले महीने में अगर नहीं कटा है तो उस तारीख में आपने जिनके द्वारा लोन कराया उनसे बात कीजिए। अदरवाइज आपको क्या करना है मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप अपने लोन खाते में उतना पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए जो भी आपका ईएमआई है। सपोज आपका ईएमआई अमाउंट 50,000 है तो 50,000 आप अपने लोन खाते में डायरेक्टली आप डिपॉजिट कर दीजिए। तो उसके लिए आप नेट बैंकिंग से भी उसको कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ब्रांच जाके भी कर सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग से आप करते हैं तो आपके पास होम लोन अकाउंट नंबर आपको मिलता है, आईएफएससी कोड आपको मिलता है, तो आप उसको ऐड करके डायरेक्टली भी जमा कर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं आने वाला है। तो अगर आप इस प्रकार मैनेज करते हैं चीज़ों को तो आपके लोन खाते में कभी कोई डीपीडी या सिविल का इशू नहीं रहेगा भविष्य में। एक चीज़ और, जिन लोगों का किसी टेक्निकल वजह से आपने दे दिया मैंडेट और वो नहीं हो पाया, मान लीजिए टाइम से नहीं हो पाया और आपके सिविल इम्पैक्ट हो गया, तो इसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि भविष्य में कभी भी अगर आप मान लीजिए अपना टॉपअप अप्लाई करेंगे तो उस केस में टॉपअप होने में आपको प्रॉब्लम आएगी।
क्योंकि जिस बैंक का होम लोन में ही पहले डीपीडी रही है किसी वजह से, अगर आप उसमें टॉपअप में जाओगे दोबारा टॉपअप लेने तो दिक्कत आती है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए बेहतर ऑप्शन है कि आप इसको पहले से ही चीज़ों को आप समझ लें और उसी प्रकार मैनेज करके चलें। तो अब ईएमआई के बाद हम चलते हैं जो आपके चार्जेस हैं। तो वहाँ पर बेसिकली देखिए क्या होता है कि जब आप लोन एग्रीमेंट साइन करने जाते हैं तो वहाँ आपको 2 रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, एक एसबीआई लाइफ की तरफ से और एक एसबीआई जर्नल की तरफ से। एसबीआई लाइफ वाले जो हैं वो आपको अपना प्रोडक्ट समझाएंगे, आपको उसका जो प्रीमियम है, प्रीमियम आप अपफ्रंट भी पे कर सकते हैं या ईएमआई के माध्यम से भी कर सकते हैं, वो भी आपको समझाएंगे। बट अगेन मैं बता रहा हूँ, एडवाइजेबल है, मैंडेटरी नहीं है, लेना चाहिए ऐसा मेरा भी रिकमेंडेशन है, बट आपकी अपनी चॉइस है। दूसरा जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है वो भी आपको पूरा समझाएंगे। उसका कुछ प्रीमियम मैं बता देता हूँ, बहुत नॉमिनल होता है, 350 या 52 रुपये प्रति लाख आता है 10 साल के लिए। सपोज आपका लोन मान लीजिए 40 लाख रुपए का है, तो 40 लाख पे नहीं होता है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। कोई अगर आपसे कहता है पूरे 40 लाख पे करेंगे, तो 40 लाख पे नहीं करना है। जो आपकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, सपोज आपने प्रॉपर्टी खरीदी है 50 लाख की, लोन लिया है 40 लाख रुपए, और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर 20 लाख रुपए है, वो वैल्यूएशन में लिखी होती है, आप उनसे पूछिएगा ऑफिसर से, तो वो आपको बता देंगे। तो 20 लाख पर वो इंश्योरेंस होगा, और 20 लाख पे अगर मैं बात करूँ 350 के हिसाब से, तो लगभग 7,000 रुपये का प्रीमियम आता है, जो कि 10 साल के लिए होता है, जिसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे ईयरली तो 700 रुपये साल का होता है। तो ये बहुत नॉमिनल होता है और ये मैंडेटरी है, ये आपको कराना होता है। अब हम बात करते हैं मित्रों कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी अनिवार्य हैं और आपके पास उनकी रिसीविंग या कॉपी होनी चाहिए, सो दैट फ्यूचर में कभी भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उसको अकॉर्डिंगली देख पाएँ या उसको यूज़ में ला पाएँ। तो उस पर मैं आपको अब जानकारी दूंगा। देन आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है नेक्स्ट स्टेप पे जब जाएगा, तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान करना है कि आपके सारे सिग्नेचर वगैरह होने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ से लेने होते हैं साथ में। वैसे तो आपको सारे बैंकर्स देते हैं, सारे ऑफिसर्स देते हैं, बट कई बार मैंने देखा कि कस्टमर्स कहते हैं जी हमें तो मिला ही नहीं था। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप ये वीडियो देख कर जा रहे हैं तो आपकी यही प्रेफरेंस होने वाली है कि आपको खुद से उनसे मांगना है। अब मांगना क्या क्या डॉक्यूमेंट है ये मैं बता देता हूँ आपको मांगना है अपना सैंक्शन लेटर ओरिजिनल, अरेंजमेंट लेटर जो कि कस्टमर कॉपी होती है वो आपको मिलेगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके कुछ सुझाव हों, कुछ आपके मान लीजिए कुछ सवाल हों, तो कमेंट के माध्यम से हमसे आप जुड़ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर देते हैं जब भी समय मिलता है। दूसरा मित्रों, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, आपको कुछ लगा कि भाई इस वीडियो से कुछ जानकारी आपकी बढ़ पाई है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने नियर एंड डियर्स को, सो दैट कि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो भी अपनी जो लोन एग्रीमेंट जो उनका डिसबर्समेंट होने वाला है उसकी प्रिपेरेंस अच्छे से कर और उनको कोई दिक्कत ना आए। और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। होम लोन रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको यहाँ टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो मिलेंगे आपसे दोबारा से, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।